measurement of length, mass, time, temperature, 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ी है। बाकी 3 कौन सी हैं? ल्यूमिनोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और नंबर, दैट इज मोल। वो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये वाली चीजों के मेजरमेंट हमने क्लास 11th में पढ़ने। ओके, टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देखिए एक चीज हम कर रहे हैं, उसको हम नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स पढ़ने का हमारा थ्रस्ट एरियाज क्या होता है याद है? 2 थ्रस्ट एरियाज पढ़े थे। एक होता है यूनिफिकेशन, एक प्रिंसिपल को पढ़ो और उसके सारे एप्लीकेशन बता दो कि भैया ये प्रिंसिपल है, इससे ये भी बनता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी। दूसरा क्या है? जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताई जाए, उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ऐसा इकट्ठा गुच्छा जैसे मत देखिए, इसके हिस्से करिए और एक एक हिस्से को पढ़ते जाइए। ये दूसरा थ्रस्ट एरिया है। इससे हम हर एक को डिवाइड कर लेंगे और उसको एक एक करके स्टडी करते जाएंगे, अगर वो चीज कॉम्प्लेक्स है। तो जब हम लेंथ को पढ़ना चाहते हैं, लेंथ के मेजरमेंट, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक एटम से दूसरा एटम कितनी दूर होता है? 10 to the power -14, 1/10 to the power 14, इतना छोटा। एक स्टार से दूसरा स्टार कितना दूर होता है? So that is 10 to the power 16। तो एक मेजरमेंट, एक रस्सी लेके, एक स्केल लेके क्या हम ये सारे मेजरमेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो हमने क्या किया? मेजरमेंट करने के लिए जिस लेंथ को नापना था उसके ना अलग अलग हिस्से कर दिए। और हम लोग रोज की लाइफ में देखते हैं, अगर हमको कपड़ा नापना है तो हम मीटर निकालते हैं, उससे नापते हैं। लेकिन अगर जमीन नापनी है तो उस मीटर की बजाय एक लंबा स्केल लेके चलते हैं। इसी तरह से अगर हमको और बहुत छोटी चीजें नापनी है तो हम माइक्रोमीटर लेके चलते हैं। तो लेंथ के अनुसार हम अपने इंस्ट्रूमेंट बदलेंगे। दूसरा, लेंथ नापने के हमारे पास कई तरीके ऐसे होते हैं। आप अपने हाथ में कोई भी स्केल लीजिए, यहां से लेके मून तक आप स्केल लेके नहीं जा सकते। इसका मतलब हमारा स्केल वाला मेथड बेकार है। यहां से समुद्र के नीचे तक हम स्केल लेके नहीं जा सकते। ऐसे में हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेजर नहीं करते। तो हमने देखा कि डिस्टेंस नापने के हमारे 2 मेथड हो गए। पहला मेथड, जब जिस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना है, एक पॉइंट पर हम खड़े होंगे और फिर चलकर दूसरे पॉइंट पर भी चले जाएंगे और अपनी स्केल को फैला देंगे। यानी दोनों पॉइंट हमारी अप्रोच में, जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी लेंथ नापिए, आपने इस पर स्केल रखी, इस पॉइंट को देखा, इस पॉइंट को देखा, बता दिया। ये दोनों पॉइंट हमारी अप्रोच में हैं। पर अगर मैं आपको बोलूंगा सामने चिमनी की हाइट बताइए, तो आप चिमनी के नीचे खड़े हैं, ऊपर तक अप्रोच नहीं कर सकते। तो उसमें हमको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे मेथड जिसमें हम दोनों एंड्स पर अप्रोच कर सकते हैं, उस मेथड में जब हम मेजर करेंगे, दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट मेजरमेंट। और जब हम वहां डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, हम कोई ना कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है? जैसे मुझे बोला गया कि वहां से यहां का डिस्टेंस ऐसा नापो तो कितना है, तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा डिस्टेंस नापा, ऐसे 10 डिग्री, 10 डिग्री वहां नाप के देख लिया, 1 मीटर। अब वहां तक मैं ऐसे ले गया, 10, 20, 30, 40, 50, 50 डिग्री। 1 मीटर में कितना, 10 डिग्री में कितना हो रहा था? 1 मीटर। तो 50 में कितना हो गया होगा? 5 मीटर। तो मैंने लिख दिया 5 मीटर। मैं गया क्या वहां? नहीं गया। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मेथड।
तो इनडायरेक्ट मेथड में हम एक पॉइंट पर भले चले जाएं, दूसरे पॉइंट पर नहीं जाते, या दोनों पॉइंट पे नहीं जाते। जैसे हमसे किसी ने बोला कि मून से जुपिटर का डिस्टेंस निकालो, वी कैन नाइदर गो टू मून नॉर वी कैन गो टू जुपिटर, लेकिन हम डिस्टेंस यहां से निकाल देते हैं दोनों का कैलकुलेट करके। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट मेथड। सो लेंथ मेजरमेंट में हमारे पास दो चीजें हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशंस। एक चीज को नापा, जैसे मुझे बोला गया इस पन्ने की मोटाई नाप दो, एक पेपर की। अब एक पेपर की मोटाई मैं किसी एक स्केल में नहीं नाप सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, पेपर को काउंट तो कर सकता हूँ। तो 100 पेपर मैंने इकट्ठे कर दिए। अब उसकी मोटाई के दोनों एंड्स मेरे को दिखते हैं। 100 पेपर, 1000 पेपर दबा के इकट्ठे किए, उसकी मोटाई को नाप लिया और उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। क्या निकल गया? थिकनेस ऑफ वन पेपर। ये मेथड कौन सा होगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने एक पेपर के दोनों एंड नहीं नापे। समझ आया? इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड हम यूज किया करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम पहले आते हैं डायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड हम वही कर सकते हैं जब दोनों पॉइंट्स हमारी अप्रोच में हो, वहां हम चल के जा सके। ये सब चीजें जो हमारी लैब में दिखती हैं, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, वो है, टेबल है, दीवार है, ये सब में हम दोनों एंड पे अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए हम इन सबको डायरेक्ट नाप सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या चीज यूज करेंगे मेजर करने के लिए? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस यूज करेंगे। वो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस है वो हमारे पास होती है ये पहली डिवाइस हमने ली, दैट इज मीटर स्केल। ये हमारी सबसे कॉमन डिवाइस होती है। ये वही स्केल है जो आप सब रखते हो हाथ में, भले वो 1 मीटर की हो, भले 30 सेंटीमीटर की हो, 1 फुट की, 6 इंच की भी रखते हैं, जितना बड़ा होता है उतना बड़ा हम रख लेते हैं। पर ये सब में सेंटीमीटर के निशान होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीटर स्केल। ओके, मीटर स्केल से हम छोटे से छोटा कितना नाप सकते हैं और कितना नहीं नाप सकते। तो आंसर है मीटर स्केल में जो 2 लाइन होती है, उस 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस छोटे से छोटा कितना होता है? आपने नोटिस किया? दैट इज 1 मिलीमीटर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। और अब से एक चीज याद रखिए, सबसे छोटा मेजरमेंट जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब काउंट करना, नापना। तो उसे क्या कहा जाएगा? लीस्ट काउंट। तो मीटर स्केल में लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। एक स्केल लेके आइए, स्टील वाली। ओके, सो मीटर स्केल लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। यहां रखिए क्या? हाँ, अगर कोई चीज जैसे पेपर शीट विच इज वेरी स्मॉलर देन 1 मिलीमीटर, तो हम इससे नहीं नाप पाते। तो हम छोटे से छोटा कितना नापेंगे? 1 मिलीमीटर। ओके, अगर हम इससे और छोटी चीज नापना चाहते हैं तो हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर उससे छोटे डिस्टेंस को नापता है, और कितने डिस्टेंस को नापता है? 0.1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज हाउ मच? 10 to the power -3 मीटर। दिस इज 10 to the power -4 मीटर। इतना हम किससे नाप सकते हैं? वर्नियर कैलिपर से डायरेक्ट नाप सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम चाहें तो एक शीट को इससे नाप सकते हैं। ये देखिए, ये मीटर स्केल है, 1 मीटर। इसमें एक तरफ मीटर के निशान है और दूसरी तरफ का जो सिस्टम है दैट इज FPS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, उसमें इंच के निशान है।
तो देखिए मीटर वाले में कितना निशान है। अच्छा, ये जो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर बताया, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसकी ये शेप देख लीजिए। इसको अगर हमने नापना है, इसको ये दोनों जॉस के बीच में रखते हैं और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। नाउ फ्रॉम हियर वी रीड द रीडिंग्स, और ये रीडिंग हम कहाँ तक नाप सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। 0.1, 0.3, 0.4 अलग अलग हमको दिखेंगे, जबकि मीटर स्केल में 0.1, 0.2 नहीं दिखता है। या तो 1 मिलीमीटर दिखेगा, उसके बाद 2 मिलीमीटर दिखेगा, 1.3 नहीं दिखेगा, इसमें 1.3 भी दिखेगा। इसलिए ये उससे ज्यादा प्रिसाइज होता है। क्या होता है? प्रिसाइज शब्द याद रखिएगा, फिर इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये उससे ज्यादा बारीक रीडिंग दिखाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर आप पढ़ेंगे। ये दोनों ऐसे आउटर को नापने के लिए होता है। किसी ढक्कन को हमने नापना है तो यहाँ ऐसे रखेंगे, ये उसके अंदर का डायमीटर नाप देता है। किसी की डेप्थ नापनी होती है, उसको यहाँ रखते हैं और ये उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाके हम उसकी डेप्थ ऐसे नाप लेते हैं। इस तरह से ये आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, डेप्थ सबको नापने के काम आता है। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। दिस इज वर्नियर कैलिपर। चूंकि इसके टू आर्म्स रहते हैं, दीज आर नोन एज कैलिपर्स। ओके, ये ले लीजिए, इसको देखिए। इसके बाद तीसरी चीज हम यूज करते हैं इससे और फाइन, दैट इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमको नाप कर देता है 0.01 मिलीमीटर, दैट इज 10 to the power -5 मीटर। इतना फाइन ये हमको देता है। 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से तक हमें ये नाप कर देता है। ये स्क्रू गेज होता है दिस। ओके, तो ये इतना फाइन हमें नाप कर देता है। यहाँ पर इसके 2 जॉज रहते हैं, इसके बीच में हम वायर को रखते हैं और वायर को रख के इसको यहाँ से टाइट करते हैं और उससे हम इस यहाँ पर एक रीडिंग लेते हैं। 1 मिलीमीटर ये ऐसा चलेगा, 1 मिलीमीटर ऐसे चलेगा, उसके बीच में 100 चक्कर ऐसे लगाएगा, तो हमको ये पता लग जाएगा कि एक स्केल आगे जाने से 0.01 मिलीमीटर ये ऐसे चलता है। इसका प्रिंसिपल भी अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक दिन प्रैक्टिकल की क्लास करके सिर्फ इसका प्रैक्टिकल करेंगे, देन वी विल कम टू नो इन डिटेल। और ये आपके सिलेबस में भी है, तो इसलिए प्रैक्टिकल की एक क्लास इसके लिए अलग से करेंगे नाप के। सो दिस इज स्क्रू गेज। अभी हम क्या याद रखेंगे कि स्क्रू गेज जो है वो कितना नाप के देता है? 10 to the power -5 मीटर। मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। ये हमारे छोटे इंस्ट्रूमेंट हैं। एक इंस्ट्रूमेंट हम और यूज करते हैं, स्फेरोमीटर। ओके, ये स्फेरोमीटर भी 0.01 तक ही नापता है। हाँ, इसका एप्लीकेशन अलग होता है, इसको हम कर्वेचर नापने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये बस आप इतना याद रख सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट, स्मॉलर मेजरमेंट, जो हमारे हाथ के अंदर होते हैं, उनका ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इनको नापते हैं। अब हम आते हैं लॉन्गर मेजरमेंट्स, जो हमारे लंबे मेजरमेंट्स होते हैं। उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? जहां हम अप्रोच नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट मेथड लगेगा। अब वो इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से होते हैं देखिए। ये सबको समझ में आ गया? डायरेक्ट में और कोई चीज नहीं। नाउ वी गो टू इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में 2 चीजें हमने यूज करनी है। एक चीज अब आजकल पढ़ाते नहीं है, बिकॉज यू स्टडी दैट इन ट्रिग्नोमेट्री। उसको मैं यहीं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड्स।
इनडायरेक्ट मेथड्स में हम कैलकुलेशन करते हैं और ये कैलकुलेशन हमारी दो तीन तरह की होती है। एक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे और दूसरा रिफ्लेक्शन के रूल्स की हेल्प लेंगे। पहले देखिए रिफ्लेक्शन। कोई भी वेव जब ट्रेवल करती है तो उसकी ट्रेवल करने की कुछ स्पीड होती है और काइनेमेटिक्स का एक छोटा सा इक्वेशन है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तीन क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। अगर हमको किसी वेव की स्पीड मालूम है और टाइम पता लग जाए तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। यहां से मैंने एक साउंड क्रिएट किया, घड़ी दबाई और घंटी बजाई। थोड़ी देर में वो घंटी की आवाज वहां से वापस आके मेरे को फिर सुनाई पड़ी और मैंने घड़ी बंद कर दी। मैंने क्या नोट कर लिया, टाइम। मुझे उसकी स्पीड पहले से मालूम है कि हवा में 330 मीटर पर सेकेंड जाती है और 2 सेकंड बाद मेरे को आवाज आई है तो कितना चल चुकी वो, 660 मीटर। तो वो दीवार कितनी दूर है, 660 मीटर टोटल चली है। 330 गई, 330 आई, तो मुझे डिस्टेंस कितना पता लग गया, 330 मीटर पे वो डिस्टेंस है। ये मैंने कौन सा मेथड यूज किया, रिफ्लेक्शन मेथड। तो ये जो हम रिफ्लेक्शन मेथड यूज करते हैं इसमें डिस्टेंस किससे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 समझ गए ना, आना जाना। अब इसमें हमको क्या चाहिए, एक ऐसी चीज जो जाए आए और हमको समझ में आए, जैसे साउंड, लाइट। साउंड को हम सुन सकते हैं, लाइट को हम देख सकते हैं। तो हमने एक स्टार पे लाइट डाली, वहां से लौट के आई, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट हमको मालूम है और हमने देख लिया इतना टाइम लगा है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर कर सकेंगे तो नॉर्मली लाइट इतनी ज्यादा स्पीड की होती है कि हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, हम साउंड को यूज करते हैं। साउंड हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसकी स्पीड हमको मालूम है अलग अलग मीडियम में, एयर में कितनी होती है, वाटर में कितनी होती है, लाइक दैट। इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन हमारा कंप्यूटर बड़ा इजीली कर लेता है। अच्छा, साउंड को हम कहीं भी भेजेंगे, जैसे समुद्र के अंदर यहां से भेजा, वापस आया, हमने एक अलार्म का बेल बजाया, टंग से आवाज हुई, अंदर गया। फिर थोड़ी देर हम चुप रहे, देखा आवाज यहां से आई, टाइम हमने नोट कर लिया। अब हमने कैलकुलेशन कर लिया जैसे अभी किया था। हमको क्या पता लग जाएगा, समुद्र कितना गहरा है। लगातार ये कैलकुलेशन हम ऐसा करते जाते हैं। ये यहां से ऐसे आवाज हमको आ गई, फिर हम यहां पहुंचे, ये आवाज आ गई, फिर यहां पहुंचे, आवाज आ गई, और फिर हम यहां पहुंचे, आवाज आ गई। यहां से जैसे ही साउंड वापस आता है हमारे कान खड़े हो गए। क्यों, अभी तक चल रहा था 2000 मीटर, 2000 मीटर, 2000 मीटर, 1000 मीटर हो गया। क्यों, उन लोगों को आइडिया रहता है 1000 मीटर होने का क्या मतलब है, नीचे पनडुब्बी है। समझ में आया, उनको पता लग जाता है नीचे कुछ है। अगर चट्टान होगी तो, या पनडुब्बी होगी तो उसको ट्रैक करना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमको चीजों का पता चलता है। चट्टान आएगी तो हम उससे टकरा जाएंगे। कोई ऊंची चट्टान होगी, ऐसे यहां से शुरू हुआ ऐसा, और हम जाकर इससे टकराने वाले हैं, तो हमको पता लग जाता है, आ जाएगा। सो दिस इज द मेथड। इस मेथड में हम लोग जो साउंड यूज करते हैं, हमारा जो बोलने का साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 होती है और इसमें ज्यादा ताकत नहीं होती, पानी में ज्यादा दूर तक नहीं जाती है। तो हम ना एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड पैदा करते हैं। उसको हो सकता है हमारा कान नहीं सुनता हो, लेकिन उसमें पावर ज्यादा होती है, एंड दैट इज नोन एज अल्ट्रा साउंड। अल्ट्रा मतलब लार्जर फ्रीक्वेंसी। तो ये अल्ट्रा साउंड हम भेजते हैं नीचे। अल्ट्रासाउंड की स्पेशलिटी क्या, लार्जर फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर लार्जर पावर, देयरफॉर लार्जर पेनिट्रेशन पावर। अगर हमारा साउंड 500 मीटर पे जाके खत्म हो जाता है, डाई हो जाता है, तो वो 5000 मीटर तक जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है। ज्यादा नीचे से जाके रिफ्लेक्ट होके आएगा। खुद भी तो मरना नहीं चाहिए ना रास्ते में, साउंड वापस आना चाहिए।
डेड नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड। और ये जो मेथड होता है दिस इज नोन एज सोनोग्राफी। आप सबने सुना होगा, सोनोग्राफी भी सुना है, अल्ट्रासाउंड भी सुना है। ये कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन मेथड। और रिफ्लेक्शन मेथड से हम किसी भी चीज का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, भले वो नजदीक हो भले दूर हो। दिस इज सोनोग्राफी। ठीक, सोनोग्राफी को हो सकता है अभी आपकी एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया हो, ये सोचकर कि ये इतनी कॉमन चीज है, इतनी लॉजिकल है कि आप खुद ही इसको सोच सकते हैं। एनीवे, पर ये मत सोचिए कि सिलेबस के बाहर चला गया, क्योंकि अगर उससे हट गया तो मैथमेटिक्स में तो है, साउंड में तो है, सिंपली स्पीड और डिस्टेंस में तो है, वही टेक्निक्स हम यूज करते हैं। एनीवे, सो दिस इज वन मेथड, अल्ट्रासाउंड, एंड दिस इज अ वेरी गुड मेथड। क्यों? व्हाई अल्ट्रासाउंड इज गुड? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जब हम डिस्टेंसेस निकालते हैं, किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हम उसमें एक्सरे भेजना पसंद नहीं करते। एक्सरे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव हमारे बॉडी को सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती। साउंड वेव डिस्ट्रॉय नहीं करती, कुछ भी खराबी नहीं करती, इसलिए हम साउंड वेव को भेजना पसंद करते हैं। तो साउंड वेव जब अंदर जाती है वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो अगर यूट्रस में एक बच्चा है, कोई शेप है, या हमारे दिमाग में कोई ब्रेन में ट्यूमर है, इस तरह की कोई भी चीज है, तो ये वेव्स जाएंगी, जाकर टकराकर उससे वापस आएंगी, वो डिस्टेंस हमको पता लग जाएगा। नॉर्मली ब्रेन में ऐसे वापस आती, ये डिस्टेंस डॉक्टर को मालूम है। एक आदमी का किया तो उसमें यहां से वापस आने लगी, ये यहां से। इसका क्या मतलब? अंदर में कोई ग्रोथ है। इस तरह से सोनोग्राफी से ग्रोथ की पता लग जाती। और इसी ग्रोथ को अगर हम ऐसा पूरा देखते चले जाएं, तो जो अंदर में छोटा चाइल्ड होता है, उसके हाथ पैर हर जगह से अलग अलग रेज वापस आएंगी, उसका पूरा नक्शा बन के आ जाता है। दैट इज हाउ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। और ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। इस तरह से सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड हम यूज करते हैं। ये कौन सा मेथड हुआ? रिफ्लेक्शन। दूसरा मेथड हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला डिस्टेंस हमको नापना है, तो हम क्या करते हैं, यहां से ये एंगल नाप लेते हैं अल्फा, फिर यहां से चलकर हम यहां तक गए, इस डिस्टेंस को हमने नाप लिया डी, यहां से फिर इस एंगल को नापा, एंड नाउ दिस एंगल इज बीटा। हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? अल्फा, बीटा एंड डी। बस इससे हम आपको ये कैलकुलेशन दे सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। इससे हम आपको ये कैलकुलेशन दे सकते हैं कि हम यहां से कितनी दूर हैं। तो जब भी हम किसी पहाड़ को देखते हैं, किसी हिल को, स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहां से हमने ऐसे एंगल नाप लिया। एक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है सेक्सटेंट, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट इज वेरी यूजफुल, वो हमको आगे भी काम आने वाला है। उसमें हमारे पास एक दो स्केल होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो ये यहाँ से ऐसा खुलेगा, इसके ऊपर हम एक टेलीस्कोप लगा कर रखते हैं, ये टेलीस्कोप, और यहाँ पर हम एक स्केल लगा के रखते हैं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री। ये इस पर लिखा रहता है इस तरह से। तो ये जितना एंगल घूमेगा, एंगल हमको दिखेगा। ये हमने रखा, पहले सीधा सेट किया हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर एक स्पिरिट लेवल लगा के हम इसको सीधा सेट करते हैं हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद इसको ऐसा उठाएंगे और उसमें देखते जाएंगे, यहाँ से ऐसा उठाते उठाते यहाँ चला गया और ये चिमनी का टॉप दिखना शुरू हो गया। हमने यहाँ से एंगल पढ़ लिया, व्हाट इज दैट? अल्फा। इस तरह से आपने देखा होगा, रोड के किनारे लेके कई बार खड़े रहते हैं सर्वे करने वाले, अपने स्केल और लकड़ी वगैरह के, वो देखते रहते हैं दूरबीन में, वो ये होता है, सर्वे चलता है। अच्छा,
तो यहां से हमको अल्फा दिखेगा, फिर आगे जाएंगे, वहां जाके फिर उसी इंस्ट्रूमेंट से देखा एंगल बदल गया, बीटा एंगल नोट कर लिया, उसके बाद आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री के लगवा के, ये क्लास 10th का आपने बनाया हुआ है ना, कि उसकी हाइट निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस कॉट वाला फॉर्मूला है ये, तो कॉट के फॉर्मूले से हम इसके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ये कौन सा मेथड है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। इस तरह से अब देखिए, सबसे छोटा मेजरमेंट हम किससे कर रहे थे? स्क्रू गेज से या स्फेरोमीटर से। उससे बड़ा वर्नियर से, उससे बड़ा नॉर्मल स्केल से, नॉर्मल स्केल से बड़े हम किस पर आ गए? जहां हम पहुंच नहीं सकते, इनडायरेक्ट मेथड, अल्ट्रासाउंड और ट्रिग्नोमेट्री से। ये वो वाले डिस्टेंस जो हमारे आसपास तो हैं पर अप्रोचेबल नहीं है। अब उससे और ज्यादा दूर चलते, और बड़े डिस्टेंस, और बड़ा डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस आएगा? तो आकाश की तरफ देखते हैं, हमको प्लैनेट्स दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, इनके डिस्टेंस हम नापना चाहते हैं। कैसे नापेंगे? उसका एक पर्टिकुलर मेथड हम लोगों के सिलेबस में है, एंड दैट इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड इज आल्सो बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वर्सेटाइल फॉर फिजिक्स इन दिस केस। वैसे भी याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का काम क्या है? मैथमेटिक्स का काम फिजिक्स को पंख लगाना है ताकि फिजिक्स उड़ सके। तो फिजिक्स को अगर ज्यादा कैलकुलेशंस करनी है, बहुत ऊपर तक जाना है, तो उसको मैथमेटिक्स चाहिए, उसको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं।